द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। यमन अब अटैकिंग मोड में आ चुका है और जिसके बाद अब समस्याएं लगातार खड़ी होती जा रही हैं अमेरिका के सामने। अमेरिका पर अटैकिंग मोड हुआ है और जिस तरीके से अटैक उनके जहाजों पर किया गया है उससे अमेरिका भी बौखला गया है। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। गुलाम नबी मदनी ने यह ट्वीट किया है कि यमन के अंसारुल्लाह हाउथिस ने अमेरिकी युद्धपोत लाबोस पर क्रूज मिसाइल दागी है। ये जो आप देख रहे हैं युद्धपोत लाबोन है जिस पर क्रूज मिसाइल दागी गई है। अमेरिकी सैन्य एजेंसी पेंटागन की एक रिपोर्ट है। ये पेंटागन की रिपोर्ट भी सामने आई है कि यमन ने अमेरिका पर हमला किया है। और यमन, क्योंकि आप जान रहे हैं किस तरीके से लगातार यमन का जो विद्रोही संगठन है हुती, वो लगातार एक्टिव हो रहा था और जहाज़ों को निशाना वो पहले से बना रहा था। तो अब ये मामले और बढ़ने वाले हैं। यमन में जिस तरीके की चीज़ें हुई है और जिस तरीके से अमेरिका को लेकर अब निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर मामला यूएन में भी ले गए थे ये लोग और वहां ले जाकर ये पूरी तरीके से हुती को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे थे। यमन पर भी टीका टिप्पणी हो रही थी। तो अब ये सीधे तौर पर बता दिया गया है कि अब कुछ भी हो, अमेरिका हो या कोई भी हो, आप यमन मानेगा नहीं। तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं यमन के हुती विद्रोही अमेरिका और उसके मित्र देशों की कार्रवाई से डर जाएंगे। ये सवाल भी है कि अगर ये मित्र देश मिलकर यमन पर कार्रवाई करेंगे तो ये डर जाएंगे। ऐसा फिलहाल संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो बहुत कुछ इशारे कर रहे हैं कि आने वाले समय में आगे अब क्या होने वाला है। फिलहाल आप जान रहे हैं कि यमन किस तरीके से आक्रमण कर रहा है और यमन के इस आक्रमण के बाद माहौल और भी पेचीदा होता चला जा रहा है। आप जानते हैं किस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह भी नाराज है। लेबनान पर जो कार्रवाई की गई थी इजराइल के द्वारा, इजराइल भले उसे मानने को तैयार नहीं, तब से ये युद्ध में चीज़ें बढ़ती हुई जा रही हैं। और फिर एक मीटिंग बुलाई गई थी जिस मीटिंग में कहा गया कि हुती को रोका जाए। हुती जो लगातार ये अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहा है, हुती लगातार अटैक कर रहा है, वो हमला करने की कोशिश कर रहा है, यमन के हुती विद्रोहियों पर हमला कर रहा है। इसको लेकर चीज़ें क्लियर की जाएं तो अब आप साफ तब समझ सकते हैं जिस तरीके की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। यमन के हुती विद्रोही अमेरिका और उसके मित्र देशों कार्रवाई से डर जाएंगे, तो ये बिल्कुल ही ना कहा जा रहा है। ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि यमन ने तो अटैकिंग मोड शुरू कर दिया है और वो जिस तरीके से अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बना रहा है उससे ये संभव हो रहा है कि आने वाले समय में अभी ऐसी चीज़ें और बढ़ेंगी। अब ये जो आर्टिकल बीबीसी पर है, क्या अमेरिका और उसके मित्र देश जिस तरीके कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने यूएन में बैठक बुलाई और यमन के खिलाफ बोले, तो उससे क्या कुछ हो सकता है, ये संभवतः जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। देखिए अब इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं कि गजा पर जारी युद्ध मध्य पूर्व के दूसरे इलाकों में फैल जाएगा, क्योंकि ये फैल चुका है। अब ये नहीं कहा जाएगा कि अभी ये फैलेगा या फैला जाएगा या फैल जाएगा, ऐसा पहले ही हो चुका है। वहां जो कुछ हो रहा है उस पर काबू पाने की उम्मीदें इस तथ्य पर टिकी हैं कि क्षेत्रीय युद्ध की सबसे खराब स्थिति की तुलना में ये अभी भी इसका स्तर अपेक्षाकृत कम है। यमन में हुती विद्रोहियों पर अमेरिकी और ब्रिटिश हमले उचित नहीं हैं, जैसा कि लंदन में मंत्रियों का सुझाव है। जहाज़ों की आवाजाही और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता को लेकर वे गजा की घटनाओं से सीधे जुड़े हुए हैं। वे इस क्षेत्र में बढ़ते संकट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हुतियों का जहाज़ों पर हमला वो अब बरकरार रहेगा। हुतियों ने तुरंत जवाब देने की कसम खाई है। यह भी पूरी तरह से संभव है कि इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया इलाके में अमेरिकी बलों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दें। अगर स्थिति और तनावपूर्ण होती है और अमेरिकी सेना जवाबी कार्रवाई करती है तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध को अमेरिकी कूटनीतिक प्रयास के जरिए टालना कठिन होगा। हिजबुल्लाह लेबनान की मिलिशिया और राजनीतिक आंदोलन है जिसे ईरान का समर्थन हासिल है। हुतियों को ईरान से उन्नत हथियार मिले हैं। हुती विद्रोहियों को ईरान के प्रॉक्सी की जगह उसके सहयोगियों के रूप में देखना ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने यमन में हुतियों के साथ काफ़ी लंबा समय बिताया है। वे अत्यधिक स्वतंत्र विचारधारा वाले लोग हैं। उन्हें अमेरिकियों के साथ संघर्ष पसंद आएगा। वे इस युद्ध का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो हुती और इस्लामिक गणतंत्र ईरान के हिसाब से ठीक है। ईरान ने अपनी क्षमताओं और हुतियों की मारक क्षमता को बढ़ा दिया है। इसमें एंटी शिप मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं जो उन्होंने इजराइल पर दागी हैं। उनके पास हमलावर ड्रोन भी हैं। ये सब वैसे ही हैं जैसा वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस को आपूर्ति करता है। वे हथियारों से अच्छी तरह से लैस हैं। दिसंबर में एक जहाज को अगवा कर हुती अपने बंदरगाह पर ले गए। उन्होंने जहाज़ों पर गोलीबारी कर उन्हें नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन उन्होंने किसी जहाज को डुबोया नहीं है। वे शिपिंग कंपनियां जो लाल सागर के मुहाने पर बाब अल बंदब
जल डमरूमध्य के जरिए अपना माल ले जाना चाहती हैं। वे नहीं चाहती हैं कि दुश्मन ताकतें उन पर गोलीबारी करें। दरअसल इन जोखिमों के कारण बीमा की लागत काफी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि बहुत सी कंपनियां अब स्वेज नहर का प्रयोग करने की जगह अफ्रीका के जो पश्चिमी तट हैं और केप ऑफ गुड होप के आसपास में जाना पसंद कर रही हैं। ये एशिया और यूरोप के बीच का शॉर्टकट है। हुती विद्रोहियों का 2014 से राजधानी सना और लाल सागर के तट समेत यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण है। साल 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन ने हुतियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक युद्ध किया। इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल था। लाल सागर का अन्य विकल्प क्या हो सकता है, इस पर भी चर्चा अब की जा रही है। दरअसल लाल सागर स्वेज नहर का रास्ता जो है वो 10,000 नॉटिकल माइल्स यानी 18,520 किलोमीटर, जिसमें 25-25.5 दिन का वक्त लगता है। केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता है वो 13,500 नॉटिकल माइल्स का है यानी 25,002 किलोमीटर का है। इसमें 34 दिन लगते हैं। सऊदी अरब का कहना था कि यमन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप देश की वैध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को फिर से स्थापित करने के लिए था, जिसे हुतियों ने उखाड़ फेंका था। लेकिन यह हस्तक्षेप शुरू होने के कुछ दिन बाद मैंने एक बहुत वरिष्ठ सऊदी से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि ईरान का वहां काम करने से रोकने के लिए किया गया हस्तक्षेप था। यमन की सीमा सऊदी अरब से लगती है। सऊदी अरब ने 2015 से युद्ध विराम लागू होने से एक साल पहले तक हुतियों पर बमबारी की। इसलिए हमलों के नए दौर से उन्हें डरा पाने की संभावना नहीं है। वे इन हमलों के आदी हो चुके हैं। तो ये हमला करके या सब लोग मिलकर यूएन में जाकर कैसे भी करके हुतियों को डराने की कोशिश करेंगे तो यह संभव नहीं है। और उसका जो एग्जाम्पल है वो उन्होंने सेट करके दे दिया है। वो हमला अमेरिका पर, क्रूज मिसाइल का हमला अमेरिका के जहाज पर, वो इस बात की तस्दीक करता है। और भी कहा जा रहा है कि मुझे नहीं लगता कि हवाई हमलों का एक दौर भी उन्हें इससे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करेगा। हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। वे अमेरिका और इजराइल को पसंद करने वाले उसके पश्चिमी सहयोगियों के लिए एक निडर प्रतिरोध के रूप में देखना चाहते हैं। हुतियों ने कहा है कि वे गजा में युद्ध, नागरिकों की हत्या और इजराइल की ओर से खाने और जीवित रहने के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से लाल सागर पर ये हमले कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर गजा में युद्ध खत्म हो गया और राहत सामग्री की आपूर्ति की इजाज़त दी गई तो वे एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन के लिए खतरा नहीं बनेंगे। ऐसा भी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। इजराइल को दिए जा रहे अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन के कुछ आलोचकों का कहना है कि गजा में तत्काल युद्ध विराम हुती हमलों को रोकने के लिए बमबारी से कहीं बेहतर विकल्प होगा। यानी यह भी माना जा रहा है कि अगर हम गजा पर हमले इजराइल बंद कर देता है, इस पर हम फोकस करते हैं, तो हुती स्वाभाविक तौर पर जो जहाज़ों पर हमला बंद कर देगा। लेकिन अगर युद्ध विराम के बाद भी हुतियों का हमला जारी रहता है तो उनके खिलाफ हवाई कार्रवाई की वैधता बढ़ जाएगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन की यह कार्रवाई हुतियों के साथ हालात को खत्म करने की जगह बढ़ा सकती है। पिछले नवंबर में जब हुतियों ने यमन तट पर व्यापारिक जहाज़ों पर पहली बार हमला किया था तो उनके संगठन के प्रमुख सदस्यों में से एक मोहम्मद अली हुती से बातचीत हुई थी। उस समय वो बहुत उद्दंड थे। मुझे पूरा यकीन है कि हुती अभी भी उद्दंड बने रहेंगे। वे दिखाना चाहते हैं कि उद्दंड और अजेय हैं तो हमला करेंगे और यह हमला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा, अमेरिका कुछ भी कर ले। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।